चलो पिछला क्लास में जितना हम पढ़ाए हैं उससे जो है ना कुछ जो पूछ रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को जवाब देना, वो भी फास्ट में, ठीक है ना। चलो बताओ, ये नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। किस शहर में हुआ था? राष्ट्रीय शहर में हुआ था। किस द्वीप पर है? कोर्सिका द्वीप पर है, ठीक है। अच्छा से बोलो, ठीक है, कोर्सिका द्वीप पर। किसके कब्जे में था ये? जेनेवा कब्जा में था ना, ठीक है ना। अब ये याद रखना, ये जो है जेनेवा, ये अभी किसका पार्ट है? इटली का, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो दोनों क्षेत्र से संबंधित है, इटली से भी, वो इटालियन भी है, और फ्रांस से भी, ठीक है ना। तो वो इटालियन और फ्रेंच, यानी जो है इटली का, समझ लो कि इटली का नागरिक और समझ लो फ्रांस का नागरिक, दोनों संबंधित कौन है रे? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, नेपोलियन का बचपन का नाम जानिए क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट, ठीक है ना। चलो उसके बाद ये बताओ, पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। क्या थे पेशे से? वकील थे, ठीक है ना, बात समझा ना। उसके बाद माता का नाम मारिया। ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, ठीक है ना, मिडिल क्लास फैमिली से। धर्म कैसा था? कैथोलिक। धर्म कैसा था? धर्म में इंटरेस्ट था? हम किस धर्म से हैं इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। किस चीज में इंटरेस्ट था? राजनीतिक में था, बात समझा ना। राजनीति में इंटरेस्ट था, किनको? नेपोलियन बोनापार्ट को, याद रहेगा ना। अब भाई बहन में कितने थे? 8। 4 जो है भाई, 3 बहन, और नेपोलियन खुद 8 हुआ ना। चलो अब थोड़ा ध्यान से बोलो, सोच समझ के, कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो पढ़ाई हुआ था, क्या चीज बनाने के लिए पढ़ाई करवाया जा रहा था? सरकारी, ये जो है सैनिक अफसर। इसके लिए उसे कहाँ भर्ती किया गया था? सैनिक अकादमी, यानी सैनिक स्कूल में, ठीक है ना, बात समझ ना। उसके बाद वहां की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद जो है उसे तोप से संबंधित, समझ गए ना, तोप से संबंधित जानकारी के लिए जो है कॉलेज में भर्ती किया गया था। कहाँ के कॉलेज में? पेरिस के कॉलेज में, याद रहेगा ना, समझा ना। जब वहां की पढ़ाई पूर्ण हो गई तो राजकीय तोपखाने में जो है उसे क्या मिल गया था? नौकरी। किस पद पर मिल गया था? सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट के पद पर उसे नौकरी मिल गया। अभी तक बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत याद रखेगा, शुरुआती शिक्षा जो है सैनिक अफसर बनने के लिए सैनिक अकादमी, वहां से पढ़ाई पूर्ण हुआ तो पेरिस के कॉलेज में, पेरिस के कॉलेज में क्या चीज का? तोप से संबंधित, ठीक है ना। तोप से संबंधित जो है जानकारी जो है प्राप्त करवाने के लिए जो है उसको उस कॉलेज में दाखिल किया गया था, ठीक है ना। अपनी प्रतिभा के बल पर जो है वो क्या किया? राजकीय तोपखाने में जो है किस पद पर नौकरी प्राप्त किए? सब लेफ्टिनेंट, ठीक है ना। फिर जो है अपने प्रतिभा के दम पर, मेहनत के दम पर आगे बढ़ते गए तो उन्हें कौन सा पद प्राप्त हुआ? फ्रांस में आंतरिक सेना का सेनापति, ठीक है ना। अब ये बताओ ध्यान से, क्रांति क्या चल ही रहा था? लुई 16वां के अंत के बाद क्रांति चल ही रहा था? तो हाँ, चल रहा था, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके थे तुम लोग को कि लुई 16वां के शासन के अंत के बाद डायरेक्टरी का शासन आया। उस शासन में भी क्या था? फ्रांस में हर तरफ क्या था? तबाही था। उस समय भी हर जगह क्या हो रही थी? क्रांति हो रही थी, ठीक है ना। तो कहा जाता है ये बात कि क्या कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? एक सेनापति थे, बात समझा ना, बात समझा ना। अब लुई 16वां तो नहीं रहा, समझा ना। लुई 16वां का जो शासन तो नहीं रहा, नाम मात्र का रहा, लेकिन फिर भी क्रांति हो रही है। और उस क्रांति के दौरान जो है नेपोलियन बोनापार्ट क्या बना हुआ? एक सेनापति, समझ, ठीक है ना। अब किस क्षेत्र में जो है वह सेनापति बना हुआ है?
किस बंदरगाह पर है? टूलोन बंदरगाह, ठीक है ना, टूलोन बंदरगाह। और उस बंदरगाह पर शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि देखो वहां पर जो विद्रोह हो रहा, उस विद्रोह को काबू करने में जो है सक्षम है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। बात समझा ना? टूलोन बंदरगाह पर जो है विद्रोह होगा, ठीक है ना, क्रांतिकारी जो है कुछ विद्रोह करेंगे, इस चीज को दबाने में, उस चीज पर नियंत्रण पाने में कौन सक्षम है? नेपोलियन बोनापार्ट। इसीलिए वहां पर कैसा प्रतीत हो रहा? शांत। वहां पर शांत प्रतीत हो रहा, ठीक है ना, वहां हर जगह शांति है। और इस क्षेत्र को छोड़कर फ्रांस के पूरे क्षेत्र में क्या? तबाही है, ठीक है ना। तो डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी वाले को टूलोन बंदरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, तो किन्हें पेरिस बुलाया गया? नेपोलियन बोनापार्ट। टूलोन बंदरगाह का इंचार्ज कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसे बुलाया गया, ठीक है ना। क्यों बुलाया गया? कि इतना काबिल कौन है जो यहाँ पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पर कुछ हलचल नहीं हो रहा है। तो किनको बुलाया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट जब आए तो उन्हें कौन सा काम सौंपा गया? वह कौन सा काम किए? तो जो वो सर्च ऑपरेशन शुरू किए। सर्च ऑपरेशन के तहत जितने भी हथियार थे नागरिकों के पास, उसे जब्त किया गया, ठीक है ना। फिर वहाँ एक भागा फिरा बच्चा आता है, ठीक है ना, वो अपना हथियार लेके, बात समझा ना, उसके पापा का हथियार था, वो देना नहीं चाहता है, बोलता है ये मेरे पापा का हथियार है, ठीक है ना, गन है, हम देना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट बोलता नहीं लेंगे, हम और गन देंगे। उसके बाद उसके पीछे लेडी आती है, ठीक है ना, एक लेडी आती है, वो लेडी उस बच्चा का क्या है? माँ, ठीक है ना। फिर उस लेडी से किसकी बातचीत होता है? नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है ना। दोनों का बातचीत तो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है, ठीक है ना। उस लेडी का क्या नाम है? जोसेफिन है, ठीक है ना। उस लेडी का क्या नाम है? जोसेफिन। आज जोसेफिन जो है वो विधवा है, क्योंकि उसके पति मरे हुए हैं, उनके पति कैप्टन रहे हैं। और जो फ्रांस के जो है जो दिग्गज सब थे, जो बड़े पौधे पर थे, उनसे उनकी जान पहचान है, ठीक है ना। तो ये शादी के बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होता है? प्रमोशन, तरक्की होता है, ठीक है ना। अब वो क्या बन जाता है? कमांडर इन चीफ। क्या बन जाता है? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी, ठीक है ना, ऑफ फ्रेंच आर्मी। तो फ्रेंच आर्मी का कमांडर इन चीफ बन जाता है। बात समझे ना? सब याद रहेगा ना? समझा कि नहीं समझा? तो कल ये सब समझा चुके थे ना। अब जो है यहाँ पर से कल हम बताए थे बातचीत, क्या बताए थे बातचीत की, इसके बाद जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध की बात आती है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया से युद्ध की बात आती है। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया धावा बोल देता है किस पर है? फ्रांस पर, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया से युद्ध की बारी आती है तो फ्रांस पर धावा बोल देता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया वाले, ठीक है ना। तो उस समय जो आर्मी लड़ना नहीं चाहता। कौन नहीं लड़ना चाहता? आर्मी लड़ना इसलिए नहीं चाहता, उसको बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला था। फ्रांस में हर जगह क्रांति थी, ठीक है ना। सेना का मनोबल झुका हुआ था। सेना का मनोबल क्या था? झुका हुआ था। सेना का मनोबल जो है उसको इस बात का डर था कि लड़ेंगे तो हारेंगे ही, और पहले से जो है वेतन उनको नहीं मिला था, दुखी थे सेना, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जो है अपना साहस कौन रखे? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट अपने सेना के समक्ष गए और उन्होंने अपना हाथ का निशानी दिखाया। निशानी देखा जो बिल्ली के पंजों का था, और उन्होंने क्या बोला? ये निशानी जो है भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना। ये निशानी किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना। समझा ना? हम भगवान से समझ लो ये निशानी लेके आए हैं, और निशानी के कारण जो है मतलब मेरा जो है किसी भी युद्ध में जीत क्या तय है, समझ गए ना। इस निशानी के कारण किसी भी युद्ध में मेरा जीत क्या तय है। इस बात को जो सैनिक सही समझ लिए, ठीक है ना। उनका मनोबल बढ़ गया, उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ देना सही समझा, समझ गए ना, साथ देना सही समझा। और तब लड़ाई होती है फ्रांस, समझ गए ना, फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया, जिसमें ऑस्ट्रिया को जो है बुरी तरीका से फ्रांस हरा देता है, ठीक है ना। फिर जनता को लगता है फिर युद्ध हुआ, फिर तो लगता है कर मांगा जाएगा। किनसे मांगा जाएगा? फ्रांस की जनता से।
बात समझा ना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की जनता को समझाता है कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना, कर नहीं देना पड़ेगा। जो युद्ध में खर्चा हुआ इसका मुआवजा ऑस्ट्रिया देगा, और नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध का पूरा खर्चा ले आता है, ठीक है ना, समझा ना। युद्ध का पूरा खर्चा कहां से ले आता है? ऑस्ट्रिया से। फ्रांस की जनता को लगता है कि पहली बार कुछ अच्छा हुआ जिसमें युद्ध के बाद कर नहीं देना पड़ा, युद्ध के बाद कर नहीं देना पड़ा, ठीक है ना, बात समझा ना। युद्ध के बाद कर नहीं देना पड़ा और जीत का खुशी अलग था, बात समझा ना। ये तो अच्छा काम हुआ ना, पहली बार अच्छा काम हुआ, समझा ना। अब बताओ नेपोलियन का जो इज्जत है, नेपोलियन का जो प्रतिष्ठा है, वो फ्रांस के लोगों के बीच जो है बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत बढ़ गया, बहुत क्या हो गया? बढ़ गया, बात समझा ना। अब यहाँ तक तो कल समझा दिए थे, कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखो ये ऑस्ट्रिया पर तो विजय प्राप्त किया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त किया, ऑस्ट्रिया को बुरी तरीका से हराया। इससे पहले भी कुछ हुआ। आप देखो ऑस्ट्रिया जो है कब्जा किया हुआ था किसको? इटली को कब्जा किया हुआ था। थोड़ा ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रिया जो है इससे पहले इटली पर, नक्शा में देखेगा ना तो नक्शा में देखेगा कि अगर ऊपर फ्रांस है तो नीचे क्या है? इटली है, इटली है, ठीक है। और वो साइड जो है क्या है? ऑस्ट्रिया। अगर मान लो, समझ गए ना, इधर फ्रांस है, इधर क्या है? इटली है, इधर ऑस्ट्रिया पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया किस पर कब्जा किया हुआ है? इटली पर, ठीक है ना। तो फ्रांस के पड़ोसी देश किस पर? इटली पर कब्जा किया हुआ है। इटली का क्षेत्र है सर्डिनिया, वैसे नाम में कहा जाता है सर्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है ना। तो सर्डिनिया है, ठीक है ना, सर्डिनिया, समझा ना। तो सर्डिनिया पर जो है कौन रे? ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है उस पर आक्रमण कर देता है। देखो नेपोलियन बोनापार्ट का जो है शौक था क्या? हम युद्ध करें, ठीक है ना, हम क्या करें? युद्ध करें, ऐसे बैठे नहीं रहें, युद्ध करें, युद्ध करेंगे तो चर्चा में रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध किए। इससे पहले जो है वो किस पर, वो किस पर आक्रमण कर दिए? सर्डिनिया। सर्डिनिया किसका क्षेत्र है? इटली का क्षेत्र है। सर्डिनिया किसका क्षेत्र है? इटली का क्षेत्र है। लेकिन इटली पर किसका कब्जा है? ऑस्ट्रिया का। सर्डिनिया पर आक्रमण करके सर्डिनिया को जीत लेता है और सर्डिनिया के अधिकांश क्षेत्र को किनको सौंप देता है? फ्रांस को। कौन सौंप देता है? नेपोलियन। तो नेपोलियन जो है अपनी विजय यात्रा में पहले जो है समझ लो निशाना किस पर बनाता है? सर्डिनिया। सर्डिनिया किसका पार्ट है? इटली का। इटली पर कब्जा किसका है? ऑस्ट्रिया पर। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी बताओ। अब सोचो, थोड़ा सा दिक्कत है तो बोलो, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भी बोलो। अब तुम लोग ये बताओ, अपनी विजय जो है विजय यात्रा में वो सबसे पहले किस पर निशाना साधा? सर्डिनिया पिडमाउंट। सर्डिनिया किसका भाग है? इटली का। लेकिन इटली जो है जिसकी राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम, ठीक है ना। उस पर किसका कब्जा है? ऑस्ट्रिया। अब ये बताओ, सर्डिनिया का क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र को जीत के फ्रांस को दे दिया। अब इटली पर कब्जा है ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया को छोड़ देगा? उसका मन है कि अब ऑस्ट्रिया किसी को जो है अपने अधीन करता है, तब ऑस्ट्रिया को अधीन करेंगे अपने अंदर, ठीक है ना, अपने अंदर या अपने अधीन करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पर किसकी लड़ाई हुई? अब किसकी लड़ाई हुई? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच। अब बताओ इसमें किसकी जीत हुई? फ्रांस की जीत हुई। अब बताओ, अब वो नेपोलियन जो है धीरे धीरे जो है अन्य देश के क्षेत्र को जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? इटली के क्षेत्र को जीता, ऑस्ट्रिया को अब जीता, ठीक है ना, समझा। अब इटली का एक और क्षेत्र है, ठीक है ना, इटली का एक क्षेत्र और है, वो है कौन सा बताओ? पोप जो है वो जो है पहले समझ लेंगे। इटली का जो एक क्षेत्र है वो क्षेत्र है रोम, ठीक है ना, मध्य इटली का क्षेत्र, समझ गए ना। मध्य इटली का क्षेत्र क्या? रोम। रोम जो है, रोम के पास
जो है एक वेटिकन सिटी है, उस वेटिकन सिटी पर जो है पोप का कब्जा है। किसका कब्जा? पोप। अब पोप क्या होता है? देखो, पादरी में जो पादरी होते हैं, पादरी धर्मगुरु, उसमें जो सबसे हेड रहता है उसको क्या कहता है? पोप। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो इटली का जो मध्य का क्षेत्र है, ठीक है ना, रोम, ठीक है ना, इटली का मध्य का क्षेत्र क्या है? रोम। रोम में जो एक शहर है, एक जगह है, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। इस पर किसका कब्जा है? पोप का। पोप कौन होता है? पादरी में जो पादरी में जो श्रेष्ठ होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना, जिसको धर्मगुरु बोलेंगे, उसे हम पोप कहेंगे। पोप का कब्जा रहता है। ठीक है ना, बात समझा ना। इसको भी जीत लिया कौन रे? फ्रांस बोलो या नेपोलियन बोनापार्ट। अब याद रखना कि नेपोलियन किसको किसको जीत रहा है। देखो, इटली के कौन सा क्षेत्र है? सर्डिनिया क्षेत्र को जीता, फिर ऑस्ट्रिया को जीता, फिर मध्य इटली को क्षेत्र को जीत रहा है, वेटिकन सिटी के आसपास का क्षेत्र को। ठीक है ना, घुस गया दिमाग में? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी बताओ, कोई दिक्कत है? अब जो है इसका जो है महत्वाकांक्षा और बढ़ रहा है, और इच्छाएं हो रही कि और भी क्षेत्र को जीते। ठीक है ना, तब ये धावा बोल देता है किस पर? इंग्लैंड पर। अब फ्रांस का जो है हमेशा जो है प्रतिद्वंदी रहा है, हमेशा दोनों के बीच कंपटीशन रहा। हम बहुत बार बोले कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच हमेशा रहा है। ठीक है ना, तो अब उसको कैसे छोड़ देगा? अब इंग्लैंड पर धावा देते, लेकिन इंग्लैंड बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो यहाँ पर इंग्लैंड से लड़ने के बाद जो है फ्रांस को हारना पड़ा। अब हारना क्यों पड़ा? तो देखो, इस हार का जो है एक मुख्य वजह है इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, इंग्लिश चैनल की बाधा के कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट को हारना पड़ा, यानी फ्रांस को हारना पड़ा। किसके समक्ष रे? इंग्लैंड के समक्ष। होता है क्या बताओ? देखो, वहां पर होता था क्या कि ये जो इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अटलांटिक महासागर की है क्या है? एक शाखा है, जो एक तरफ किसको जोड़ता है? फ्रांस को, और दूसरी तरफ किसको जोड़ा है? इंग्लैंड को। लेकिन ये कम चौड़ा रास्ता है, अब ये जाएंगे वहां लड़ने के लिए, तो कम चौड़ा रास्ता से जाएंगे लड़ने के लिए, जरूर है कि वहां पर दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो इसके कारण जो है कौन हार गया बताओ? फ्रांस हार गया। बस समझे ना, याद रहेगा ना। तो इंग्लिश चैनल की बाधा के कारण जो है, किसको रे? फ्रांस को, नेपोलियन बोनापार्ट को इंग्लैंड से हारना पड़ा। याद रहेगा ना, समझा ना। अब इंग्लिश चैनल क्या है? तो बोले ना कि अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, जो एक तरफ दक्षिण इंग्लैंड को, ठीक है ना, एक तरफ किसको? दक्षिण इंग्लैंड को, और दूसरी तरफ जो है उत्तरी फ्रांस को जोड़ता है। एक तरफ दक्षिणी इंग्लैंड को और दूसरी तरफ उत्तरी फ्रांस को जोड़ता है, लेकिन ये कम चौड़ा है। ठीक है ना, जिसके कारण जो है बाधा उत्पन्न हो गया। किसके समक्ष रे? फ्रांस के समक्ष। और फ्रांस को हारना पड़ा। किसके समक्ष? इंग्लैंड के समक्ष। ठीक है ना, तो देखो वह अब ये हार से जो है, इस हार से जो है उसका जो है मनोबल गिरा नहीं। देखो, उसके बारे में इतिहासकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो, वह युद्ध कभी करना छोड़ा नहीं। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं किसके बारे में? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। वो चढ़ा उतरा लेकिन कभी रुका नहीं, ठहरा नहीं। ठीक है ना, मतलब क्या? युद्ध में विजय प्राप्त किया, युद्ध में हारा, लेकिन युद्ध करना कभी छोड़ा नहीं। ठीक है ना, युद्ध करना कभी छोड़ा नहीं। बात समझा ना। अब ये बताओ, लड़ाई होता था ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है, ऑस्ट्रिया का कौन है? चांसलर मेटरनिक। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। अब तुमको ये बता देते हैं, ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया जो है वो किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का ससुराल भी है। ठीक है ना, पहला शादी तो हुआ, पहला शादी किससे हुआ था? जोसेफिन से, लेकिन उससे संतान प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसको जो है ना फिर से जो है दूसरा शादी करना पड़ा संतान के लिए। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया के शासक की बेटी से शादी हुआ था। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया के शासक की बेटी से शादी हुआ, उसका नाम है मेरी लुइस। क्या नाम है? मेरी लुइस। ठीक है ना, मेरी लुइस। अब मेरी लुइस से जो है
क्या करना पड़ा उनको? शादी। अब ये बताओ ध्यान से, मेरी लुई से शादी जो है ना करना पड़ा, कौन चीज के लिए? संतान के लिए। संतान के लिए शादी करना पड़ा, याद रहेगा ना? अब संतान के लिए शादी करना पड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर क्या? मेटरनिक। अब ये हमेशा कहता था, क्या कहता था? अब हमेशा ये कहता था, क्या कहता था? किनसे कहता था? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट से यह कहता था खत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। क्या कहता था? पत्र के माध्यम से कि तुम बार बार युद्ध क्यों करते हो? तुम बार बार युद्ध क्यों करते हो? तो नेपोलियन बोनापार्ट यह कहता था कि आप लोग तो रॉयल फैमिली से हैं, शाही घर घराना से हैं, ठीक है ना? आप लोग शाही घर से हैं, कुछ नहीं कीजिएगा फिर भी सुर्खियां में रहिएगा, ठीक है ना? फिर भी आप लोग का नाम होगा। हम लोग तो हैं क्या, समान परिवार से, कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ करेंगे तब ना सुर्खियां में रहेंगे, ठीक है ना? युद्ध ही तो हम लोगों को जिंदा रखता है, नहीं तो पूरा दुनिया भूल जाएगा। हम लोग का अस्तित्व तो युद्ध से ही है। जितना युद्ध होगा, उसमें हार मिले या जीत मिले, उतना इतिहास हमें याद रखा जाएगा, ठीक है ना? तो मेरा अस्तित्व भी युद्ध है, हम युद्ध कैसे छोड़ दे, ठीक है ना? अब बताओ ससुराल समझ गया ना क्यों था? क्योंकि देखो पहला शादी हुआ था किससे? जोसेफिन से। वो 3 बच्चे की माँ थी, लेकिन उसके बाद अब संतान हो नहीं रहा था, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसको दोबारा जो है शादी करना पड़ा, किससे? ऑस्ट्रिया के शासक की बेटी से, मेरी लुईस से शादी। फिर उसे संतान प्राप्त हुआ, ठीक है ना? तो ये युद्ध करना, कभी हार जीत तो लगल रहता, लेकिन ये कभी युद्ध करना नहीं छोड़ा, ठीक है ना? इसका कहना था कि हम तो कॉमन फैमिली से, युद्ध नहीं करेंगे तो चर्चा में कैसे रहेंगे, ठीक है ना? युद्ध नहीं करेंगे तो मेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा, इसीलिए इसे युद्ध करना पड़ता था, ठीक है ना? आप इंग्लैंड का जो है एक व्यक्ति थे, इनके बारे में बोलते थे, नेपोलियन बोनापार्ट के। कद काठी में छोटे थे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बोलते थे कि ये युद्ध में जो है 40,000 सैनिक के बराबर है अकेला। कौन रे? नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि उनका मनोबल जो था ना बहुत उच्च रहता था। किसका रे? नेपोलियन। युद्ध में कितने के बराबर है? 40,000 सैनिक के बराबर अकेला नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन विदेशी मुल्क का, दुश्मन मुल्क का आदमी बोलता था, ठीक है ना? दुश्मन तारीफ करता था, किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। कोई दिक्कत? अब जो है मनोबल उसका गिरा नहीं, ठीक है ना? इंग्लैंड से हार गया, ठीक है ना? बढ़िया से हार गया इंग्लिश चैनल की बाधा कारण। अब जो है वो इजिप्ट, जिसको मिस्र बोलते हैं, वो मिस्र को जो है अपने अधीन करना चाहा। गया, मिस्र पर अटैक किया, मिस्र को अपने अधीन किया, उसको जो है फ्रांस में मिला लिया, ठीक है ना? मिस्र समझता है ना, इजिप्ट, ठीक है ना? फिर उसका जो है विजय अभियान आगे चलता रहा। तब उन्होंने जो है समझ लो पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को निशाना बनाया। पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को निशाना बनाया। अब पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को निशाना बनाया, और यहाँ पर जो देश इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड से उन्होंने जीत पाया, लेकिन इंग्लैंड के जो औपनिवेशिक देश थे उस पर जो है आक्रमण करके उस देश को अपने अधीन कर लिया। याद रहेगा ना? देखो हम दुश्मन को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन दुश्मन से जुड़ी हुई शक्तियां को तो कम कर सकते हैं, उसको तो अपने अधीन कर सकते हैं। तो समझ लो कि देखो मिस्र को तो जीत लिया, ठीक है ना? अब पूर्वी एशिया के उन क्षेत्रों को ये निशाना बनाया जो क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड का क्या था? उपनिवेश था। तो इंग्लैंड के औपनिवेशिक देशों को जो है वो जीतना शुरू कर दिया, ठीक है ना? इसमें इसको सफलता मिली, ठीक है ना? ठीक है ना? कहाँ का ये सब क्षेत्र है? पूर्वी एशिया का, पूर्वी एशिया का क्षेत्र। अब उसका निशाना जो है भारत पर था, ठीक है ना? अब उसका निशाना किस पर? अपना लोग का भारत, ठीक है ना? इस पर निशाना था किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। तो समझ लो कि नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग के एक कोना में भारत भी था कि हम इसको जो है अपना उपनिवेश बनाए या अपना अधीन करे, ठीक है ना? क्योंकि देखो इंग्लैंड का जो है एक मजबूत औपनिवेशिक देश भारत भी था, ठीक है ना? वो भारत को खोना हर हाल में नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था? इंग्लैंड। याद रहेगा ना? भारत को हर हाल में खोना नहीं चाहता था, ठीक है ना? इंग्लैंड किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। और इस चीज को पाना कौन चाहता था? फ्रांस चाहता था, नेपोलियन चाहता था, ठीक है ना? तो जो भी इंग्लैंड के औपनिवेशिक देश है उसको अपने अधीन करना चाहता था।
यही लक्ष्य था किसका रे? नेपोलियन बोनापार्ट का। बात समझा ना? आप देखो पूर्वी एशिया के औपनिवेशिक देश को कब्जा किया, उसके बाद भारत की तरफ बढ़ा, रास्ता में जो भी चीज मिला, ठीक है ना, रास्ता में जो भी क्षेत्र मिला उसको जो है ना वो कब्जा करते हुए आगे बढ़ते गया, ठीक है ना। लेकिन अब भारत पर कब्जा की जो बारी आई तो बीच में कौन आ गया? इंग्लैंड। आप हम जानते हैं कि इंग्लैंड शुरू से ही नौसेना में क्या रहा? आगे रहा, नौसेना में आगे रहा। अब नौसेना में आगे रहने के कारण जो है फिर से यहाँ पर किसकी हार होती है? फ्रांस की। फ्रांस की हार बोलो या नेपोलियन बोनापार्ट का। चलो घुस गया दिमाग में, कोई दिक्कत? तो याद रहेगा। अब देखो शुरू से हम बता रहे हैं, पहले जो है इटली के क्षेत्र सर्डिनिया, ठीक है ना, फिर पोप के अधिकार वाले क्षेत्र, ठीक है ना, फिर मध्य इटली, ठीक है ना। अब इसके बाद ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। उसके बाद किसकी हार हुई? फ्रांस की। रुका नहीं, फिर कहां? फिर जो है कहां पर? मिस्र। फिर कहां? पूर्वी एशिया के क्षेत्रों, पूर्वी एशिया के उस क्षेत्र जो किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का, ठीक है ना। रास्ता में जो सब आया उसको जो है ना वो अपना अधीन करते गया। अब उसका नजर किस पर है? भारत पर, ठीक है। अब उसका नजर किस पर है? भारत पर। जैसे ही भारत को अपने अधीन करता, तो बताओ भारत को जैसे ही अपना अधीन करता, कौन आ गया बीच में? इंग्लैंड आ गया। कौन आ गया रे? इंग्लैंड आ गया। फिर से इंग्लैंड इसको क्या कर दिया? अपना जल सेना, मजबूत जल सेना के बदौलत इसे हरा दिया। चलो अब ये बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट अभी तक में हार देखा, कितना बार इंग्लैंड से हारा? 2 बार हारा, ठीक है ना, 2 बार हारा। अब फिर जो हारा हुआ जो है वो अपना देश लौटा। यहां तक बताओ युद्ध के बारे में सब समझ गया? कोई दिक्कत है ना? सब चीज को समझना ध्यान से, क्योंकि ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहे हैं। घुसा कि नहीं घुसा दिमाग में? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब ये बताओ, जब अपना देश जो है लौटा, ठीक है ना, कहां पर अपना देश है? फ्रांस में, ठीक है ना। उस समय जो है डायरेक्टरी शासन जो है वह संघर्ष कर रहा था, ठीक है ना। डायरेक्टरी शासन क्या कर रहा था? संघर्ष। क्योंकि देखो नेपोलियन जीते या हारे, फ्रांस की जनता में नेपोलियन का ही क्या था? नाम था, ठीक है ना। नेपोलियन पर ही सब विश्वास करता था, ठीक है ना। डायरेक्टरी शासन को इस बात का भी डर था कि हम लोगों से ज्यादा प्रसिद्ध कौन हो रहा है? नेपोलियन हो रहा है, ठीक है ना, नेपोलियन हो रहा है, ठीक है ना। और नेपोलियन का जो है प्रभाव के सामने जो है किसका प्रभाव कम हो रहा था? डायरेक्टरी शासन का। तो अब जो है डायरेक्टरी शासन का समझ लो जो है पतन जो है होने के कगार पर आ गया। अब डायरेक्टरी शासन का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। तो डायरेक्टरी शासन कब से आया था? देखो सत्र में जो हम लोग बोलेंगे 1794-95, ठीक है ना, 1794-95 से कितना तक रहा? 1799 में डायरेक्टरी शासन समझ लो पूरा प्रभावहीन हो गया। डायरेक्टरी शासन कब से कब तक था? 1700 में बोले तो 1794-95 से 1799, ठीक है ना। बात समझ ना? बात समझा ना? तो आप 1799 का घटना समझिए। इससे पहले बोलो कहीं पे कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखो डायरेक्टरी शासन का जो है पतन होगा, अंत होगा, किसका उदय होगा? नेपोलियन का। अब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होगा। देखो इंग्लैंड से हारा उससे कोई मतलब नहीं है, लोगों के दिल में नेपोलियन ही है, ठीक है ना, नेपोलियन ही है। अब नेपोलियन जब युद्ध से लौटा, अपने घर जब लौटा, उस समय डायरेक्टरी शासन का प्रभाव पूरा खत्म हो चुका था, वो अब जो है ना अंत के कगार पे था, ठीक है ना। तो जैसे नेपोलियन लौटा तो फ्रांस का जनता सब किसके अधीन है? नेपोलियन के अधीन है। तो नेपोलियन ने यहां से जो है मतलब युद्ध से लौटने के बाद जो है उन्होंने क्या किया बताओ? उन्होंने क्या किया? तो एक सरकार का गठन किया, एक सरकार का गठन किया। क्या किया? एक सरकार का गठन किया। बताओ उस सरकार का क्या नाम है? उस सरकार का क्या नाम है? नवीन काउंसिलेट, ठीक है ना, नवीन काउंसिलेट।
तो युद्ध से लौटने के बाद जो है फ्रांस में उन्होंने क्या किया, नवीन कॉन्सुलेट सरकार का क्या किया, गठन किया। ठीक है ना, नवीन कॉन्सुलेट सरकार का गठन किया। अब नवीन कॉन्सुलेट सरकार का जो गठन किया, इसमें क्या हुआ, तो जो फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस का जो संविधान है वो क्या किया, तो तीन काउंसिल की जो है एक कार्यपालिका बनाया। कितनी काउंसिल की, 3 काउंसिल की, 3 काउंसिल। ठीक है ना, 3 काउंसिल का क्या बनाया, एक कार्यपालिका बना, जिसमें प्रथम काउंसिल कौन था, प्रथम काउंसिल कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। और पूरी शक्ति जो है प्रथम काउंसिल यानी नेपोलियन बोनापार्ट में ही था, और अन्य 2 काउंसिल जो था ना वो नाम मात्र का था। तो याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, पहले जो है लुई सोल्मा आया, पहले कौन आया, लुई सोल्मा आया। ठीक है ना, लुई सोल्मा आया, उसके बाद कौन आया, डायटी शासन आया। अब कौन सा आया, अब जो है नवीन कॉन्सुलेट, नवीन कॉन्सुलेट। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है नवीन कॉन्सुलेट जो आया, इसमें क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कार्यपालिका बनाया गया था संविधान के द्वारा। ठीक है ना, कार्यपालिका बनाया गया संविधान के द्वारा। कितने काउंसिल का, 3 काउंसिल का। प्रथम काउंसिल कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, प्रथम काउंसिल कौन था। और पूरी फ्रांस की शक्ति किसमें निहित थी, प्रथम काउंसिल में, अन्य 2 क्या नाम मात्र का। तो पूरा ऑब्जेक्टिव घुस रहा है दिमाग में, याद रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब ये बताओ डायटी शासन कब से कब, तो कहीं पर 1700 कितना लिखा रहता है, 94, 1795, लेकिन अंत कब, 1799, याद रहेगा ना। उसके बाद नवीन काउंसिल जो है, नवीन काउंसिल किसका रे, नवीन काउंसिल सरकार का गठन हुआ। ठीक है ना, याद रहेगा ना, 3 काउंसिल की जो है एक कार्यपालिका बनी। अब प्रथम काउंसिल कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो कहीं कहीं लिखल रहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, तो फ्रांस का काउंसिल था। ठीक है ना, फ्रांस का क्या था, काउंसिल था। याद रहेगा ना, कहीं कोई दिक्कत, याद रहेगा ना ये सब बात। अब देखो जो फ्रांस की जनता है, फ्रांस की जनता, समझ ना, जो फ्रांस की जनता है, फ्रांस की जनता उन्होंने क्या किया, 15 दिसंबर 1799 ईस्वी को जो है, समझा, 15 दिसंबर 1799 ईस्वी को नेपोलियन को अपना जो है सम्राट मान लिया, अपना शासक मान लिया। ठीक है ना, अपना क्या मान लिया, शासक या सम्राट मान लिया। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर जैसे शासक मान लिया, अब जो है कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट नया संविधान लेके आया। ठीक है ना, नया संविधान लेके आया। कब लेके आया नया संविधान, 10 दिन बाद, 25 दिसंबर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है नया संविधान लेके आया। ठीक है ना, नया संविधान लेके आया, समझा कि नहीं समझा। और फ्रांस का जो संसद होता, उसकी ऊपरी सदन को हम लोग बोलते हैं सीनेट। फ्रांस के जो संसद के जो ऊपरी सदन को कहते क्या, सीनेट। और सीनेट ने जो है वो क्या किया बताओ, सीनेट ने जो है वो 1804 ईस्वी में फ्रांस को जो है अपना सम्राट बना लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है ना, सम्राट जो है स्वीकार कर लिया। याद रहेगा ना। तो अब हम लोग कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। ठीक है, किस देश से लड़ने के बाद वो अपना देश लौटा, नेपोलियन बोनापार्ट, इंग्लैंड से। ठीक है ना, लौटा, उसके बाद वह क्या किया, उसके बाद वह क्या किया, नवीन काउंसिलेट सरकार का गठन किया। कितने जो है ये काउंसिल की कार्यपालिका थी, 3 का। प्रथम काउंसिल का नाम नेपोलियन। सारी शक्ति किस काउंसिल में थी, नेपोलियन बोनापार्ट में। ठीक है ना, उसके बाद जो है जनता ने कब उसे स्वीकार लिया शासक के रूप में, कब रे, कब जनता ने स्वीकार लिया, जनता ने 15 दिसंबर 1799 को। और नया संविधान लेकर जो है नेपोलियन बोनापार्ट कब आया, 25 दिसंबर 1799 को। ठीक है ना, उसके बाद संविधान बना। अब ये बताओ संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं फ्रांस में, सीनेट। सीनेट ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को 1804 ईस्वी में सम्राट मान लिया। ये था सफर किसका रे,
नेपोलियन बोनापार्ट का जो है शासक बनने का सफर, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो देखो, तो तुम लोग को कितना डेट को लिखाए थे कि शासक बना था नेपोलियन बोनापार्ट? 18 मई 1804, कहीं कहीं 17 मई भी दे देता, लेकिन याद रखेंगे 18 मई 1804, याद रहेगा ना, बात समझे ना। डायटी शासन का अंत 1799, याद रहेगा ना। और सत्र में शुरुआत कब हुआ डायटी शासन का? 1794 या 95, 1794 से 95, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है? चलो आप एक बार फिर से जो है ना विजय अभियान जो है कहाँ हार है वो भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत? तो पहले देखो किससे जो है, पहले देखो इटली का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जिस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। आप बताओ इटली का क्षेत्र है, उस पर कब्जा किसका है? ऑस्ट्रिया को। आज जीत लेंगे इटली का तो हार किसका होगा? ऑस्ट्रिया का ही ना होगा। बात समझा कि नहीं समझा? तो पहले हो गया इटली का क्षेत्र सर्डिनिया, आगे बहुत जिक्र है सर्डिनिया पिडमाउंट का, अभी से नाम याद रखो, सर्डिनिया, ठीक है ना, सर्डिनिया, ठीक है ना। जैसे जर्मनी का परसा होता है, इटली का क्या हो जाएगा? सर्डिनिया। आगे याद रखना पिडमाउंट भी है तो सर्डिनिया, ठीक है ना। उसके बाद मध्य इटली का क्षेत्र जिस पर पोप का अधिकार था, ठीक है ना, उस क्षेत्र को उसके बाद किसको जीता? ऑस्ट्रिया को जीता। उसके बाद क्या हुआ? आप देखो इंग्लैंड पर सोचा, अब इंग्लैंड तो उस समय शक्तिशाली था, और किसके बाधा कारण इंग्लैंड से हारना पड़ा? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल किस महासागर की शाखा है? अटलांटिक महासागर। किस किस देश को जोड़ती है, या किस किस देश को जोड़ती है या विभाजित करती है? किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को। इंग्लैंड के किस भाग को? इंग्लैंड के किस भाग को? दक्षिणी भाग को। और फ्रांस के किस भाग को? उत्तरी भाग को, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल के बाधा कारण जो है ना फ्रांस को यहाँ पर हारना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन फ्रांस का मनोबल यानी नेपोलियन बोनापार्ट का मनोबल गिरा नहीं। फिर वह किस देश को कब्जा किया? मिस्र को, इजिप्ट को, फिर उसके बाद रे पूर्वी एशिया का, और उसके बाद किस पर निशाना था? भारत पर। लेकिन बीच में जो भी क्षेत्र आया इंग्लैंड का औपनिवेशिक देश, उसको वो कब्जा करते गया, ठीक है ना। जैसे भारत को कब्जा करना था तो भारत पर किसका उस समय कब्जा था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड बीच में आ गया, ठीक है ना। लेकिन इंग्लैंड से किनको हारना पड़ा? फ्रांस को। किस कारण से हारना पड़ा? क्योंकि उसके पास मजबूत जो है नौसेना था या जल सेना था, ठीक है ना, इसके कारण हारना पड़ा। फिर वो लौटा तो कौंसुलेट सरकार का गठन किया, ठीक है ना, कौंसुलेट सरकार का गठन किया। यहाँ पर जो है 3 काउंसिल की एक कार्यपालिका का गठन हुआ। प्रथम काउंसिल नेपोलियन बोनापार्ट बना, ठीक है ना, जिसमें सारी शक्ति निहित थी, नाम मात्र का 2 गो था, ठीक है ना। उसके बाद जो है जनता ने उसे नेपोलियन बोनापार्ट को शासक चुन लिया, लेकिन अब लिखित रूप में भी सब कुछ न होना चाहिए, ये शासक यहाँ का है। तो क्या हुआ बताओ? उसका 10 दिन बाद 10 दिन बाद यानी 15 से 10 दिन बाद 25 दिसंबर को नया संविधान लेके कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट लाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फ्रांस में जो क्या चीज है? फ्रांस में जो है कौन चीज? सीनेट क्या होता है? फ्रांस के संसद के ऊपरी सदन को, ठीक है ना, फ्रांस के संसद के ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट। और सीनेट जो है वो फ्रांस के शासक के रूप में किसको रे? नेपोलियन बोनापार्ट को स्वीकार कर लेता है। ये डेट कब का है? 18 मई 1804 को। कोई दिक्कत? जरा सा भी बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। अब ये बताओ ध्यान से, जब वो सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट, एक बार अपनी माँ के साथ घूमने आया, कहाँ पर है? पेरिस में महल देखा बहुत सुंदर, ठीक है ना, उसकी माँ भी देख रही थी, समझ ना। पेरिस में महल देखा सुंदर, उसकी माँ भी देख रही थी, ठीक है ना। ये अपने माँ को देखा कि मेरी माँ जो है उस सुंदर महल को देख रही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है अपनी माँ से, माँ हम इस महल को, इस पैलेस को तुमको गिफ्ट में दे दूंगा, ठीक है ना। माँ देखी किसको रे? नेपोलियन बोनापार्ट को। बोला तुम डिनर में सपना काहे देखता है, ठीक है, डिनर में सपना काहे देखता है। लेकिन ये बताओ नेपोलियन बोनापार्ट वो सपना नहीं हकीकत बोल रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट वो सपना नहीं बल्कि, ठीक है ना, हकीकत बोल रहा था ना रे, वो सपना की बात नहीं थी, हकीकत। अब ये बताओ वो महल क्या पूरे फ्रांस को समझ लो वो माँ को सौंप दिया। अब पूरे फ्रांस को क्या सौंपा? फ्रांस के बाहर भी उन्होंने क्या किया? बहुत सारे क्षेत्र को जीता,